नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे की बात हो और स्वामी जी की बात ना हो तो कैसे हो सकता है। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कुछ चीजें देखेंगे और साथ साथ भारत के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी की जो दिवस के आधार पर कई तरह की पहलें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और यूपीएससी भी किस तरीके से चीजें यहाँ से पूछता है उनके बारे में भी समझेंगे। साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को हमारे लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे उनके जीवन से कई तरह की हमें जानकारियां मिलेंगी और उसको हम जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो उससे ही हम बात शुरू करते हैं। स्वामी जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 12 जनवरी 1863 को। इसी को आज की डेट में हम क्या बना रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। लेकिन ये पहल जो है 1984 के समय ली गई कि 1984 के बाद ये घोषित किया गया कि हम जो है यूथ डे या युवा दिवस मनाएंगे। तो 84 के बाद हुआ और लगभग 1985 से हम हर साल जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो आज भी मनाते हैं। तो स्वामी जी के जीवन से बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए हम उन पर भी नजर डालते हैं। तो शुरू करते हैं हम स्वामी जी के जीवन के ऊपर नजर डालना। तो अगर हम देखें तो स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वह अच्छे रसूखदार अमीर परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे विश्वनाथ दत्त थे, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और ये दोनों से ही इनको बहुत सारे संस्कार भी मिले थे। साथ साथ अगर हम इनके दादाजी की बात करें, मतलब विश्वनाथ दत्त जी के जो पिताजी थे जिनका नाम था दुर्गाचरण दत्त, दुर्गाचरण दत्त जी को संस्कृत, फारसी, इन सारे जो चीजें थी उनमें पढ़ने में काफी इंटरेस्ट भी आया करता था। और जो बताया जाता है कि इनके अंतर्गत जो भी चीजें थी ये सारे धर्मों को लेकर लिबरल जो थे, एक तरीके से कोई भी कट्टरता इनमें देखने नहीं मिलती। ये सारे धर्मों का आदर करते थे और दूसरे के धर्म को भी जो है सम्मान करने के लिए जो है स्वामी विवेकानंद जी को जाना जाता है। शिकागो गए, वहां पर भी अपना काफी नाम किया और उनको जो है वहां पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तो जो एक उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर जानी जाती है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो इनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है। मतलब दुर्गाचरण दत्त में ये सारी क्वालिटीज हुआ करती थी। संस्कृत, फारसी में जो है इनको काफी प्रख्यात थे और लगभग 25 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो स्वामी जी के लिए भी संन्यास लेना कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं था क्योंकि दादाजी तो ऑलरेडी ले चुके थे 25 वर्ष की आयु में। फिर अगर हम बात करें इनके पिताजी की, पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम है विश्वनाथ दत्त जी। विश्वनाथ दत्त जी जो थे वो कलकत्ता में एक लॉयर हुआ करते थे हाई कोर्ट के अंतर्गत और इनको भी बहुत सारी भाषाएं आती थी। इनको अंग्रेजी आती थी, इनको हिंदी आती थी, इनको संस्कृत आती थी, इनको फारसी आती थी, इनको अरबी आती थी और ये इनके लेख भी पढ़ते थे। जैसे इंग्लिश में बाइबल पढ़ते थे, हिंदी में भी कई तरह के लेख पढ़ते थे, संस्कृत में जो वेद हैं उन सारी चीजों का अध्ययन करते थे। साथ साथ इनकी एक बहुत प्रसिद्ध जो बुक थी जो इनको बहुत फेमस भी है, फारसी भाषा में पढ़ते थे, जिसको कहा जाता है दीवाने हफीज। दीवाने हफीज की जो इनकी फेवरेट पुस्तकों में आती थी और ये घर पे सबको सुनाते थे उन कविताओं को भी। तो इनके जो बेटे थे जिनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त, मतलब विश्वनाथ दत्त जी के बेटे की बात कर रहा हूँ, मतलब स्वामी जी के भाई की बात कर रहे हैं। तो भाई इनका जो जीवन था तो भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने भी कहा कि कई बार इनके पिताजी को कहा जाता था कि भाई ये हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों की बाइबल से इन्फ्लुएंस है, ये दीवाने हफीज इतना पढ़ते हैं। तो उनका कहना था कि भाई जो पिताजी थे उन्होंने ये जो सारी चीजें थी कि भाई कोई भी धर्म किसी के धर्म को काटना नहीं सिखाता है, तो हमको भी वही पिताजी ने सिखाया हुआ है। तो उस तरीके से वो पैरवी करते थे। स्वामी जी का जीवन आप देख रहे होंगे कि भाई जो मैं बातें बता रहा हूँ इन तरीके से ही ऐसे माहौल में वो बढ़े थे और काफी क्यूरियस हुआ करते थे। हर चीज के लिए उनको जानने के लिए बहुत इच्छा हुआ करती थी। तो बचपन से ही हर विषय के बारे में जो है बहुत पड़ताल करते थे। बहुत सारी गहराई में जाने का जो एक कई बच्चों के अंतर्गत होता है उस तरीके का इनका स्वभाव हुआ करता था। 1871 में स्कूल के तौर पर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट जो है ईश्वर चंद विद्यासागर जी से, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में पढ़ते हैं, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन स्वामी विवेकानंद जी के साथ देखने मिलता है। जब ये 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज गए तो वो ब्रह्म समाज से वहां पर इफेक्ट हुए। तो बहुत सारी चीजें इनके जीवन में जो रही और इन्होंने 20 साल की उम्र में, आज की डेट में देखा जाए तो 20 साल की एज में जितना यूथ है वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता है जो जीवन के लिए बहुत कुछ फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन इन्होंने इमैनुअल कांट की बात करें, हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, इनको पढ़ लिया था और एक तरीके का जो रीजनिंग थी, जो एटीट्यूड था इनके अंतर्गत, वो बहुत सारी बुकों के कारण और बचपन से ही
जो है घर में ऐसा माहौल भी था। इनकी जो माता जी थी उनके बारे में भी बात करें तो उन्होंने भी इनको हमेशा यही सिखाया था कि भाई आपको जीवन में जो है कई बार ऐसा होगा कि आपको नीचे गिरना पड़ेगा, तो आप जो है सत्य के मार्ग से जो है नहीं हटना, साथ साथ सत्य के साथ जो है हमेशा साथ देना, चाहे अन्याय भी आपको झेलना पड़े। और कई बार ऐसा आप जो है सम्मान की रक्षा करते हुए किसी दूसरे को बेइज्जती नहीं करना। ये कई ऐसी जो बेसिक संस्कार होते हैं इनको मिले हुए थे, तो ये सारी चीजों से परिपूर्ण थे। तो आगे जो जीवन इनका आया, ब्रह्म समाज से भी हुए, काफी इनको प्रभाव हुआ और फिर जो है रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में आए। उसके बाद जीवन में बहुत ही ज्यादा जो है परिवर्तन हुआ, उसके बाद सन्यास की ओर भी बढ़े। तो उन सारी चीजों को आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं स्वामी जी के बारे में समझना। और स्वामी जी के बारे में बात करें तो इनके जीवन वृत्तांत में जो डेट है आप लोगों के लिए जरूरी है, 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्म हुआ था। इनको नरेन भी कहा जाता था। पिता का नाम मैंने बताया विश्वनाथ दत्त जी है, और दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने विश्व को वेदांत उपनिषद की ओर ले गए और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया कि भाई जो इंडियन फिलॉसफी है, जो भारतीय दर्शन है, योग दर्शन है, साथ साथ जो वेदांत की जो फिलॉसफी है उनकी ओर जो है बात करी कि वेद के अंतर्गत, उपनिषदों के अंतर्गत सारे आंसर्स हैं। जो आज इतनी रिसर्च हो रही है वो सारी चीजें हमारे वेदों में दी हुई है, और इस चीज को ही, और साथ साथ इन्होंने दूसरी चीजों का भी अध्ययन किया हुआ था, तो उस चीज पर भी बहुत ज्यादा बल देते थे, और साथ साथ लोगों को सोचने के लिए, क्यूरियस होने के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने चीजें बताई हैं। साथ में अगर हम बात करें तो वे 19वीं शताब्दी के रहस्यवादी संत रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। और रामकृष्ण परमहंस जी के साथ भी इनका जो शुरुआती जो दौर था, गए थे उनसे मिलने, वहां पे उन्होंने गीत सुनाया था, उससे वो काफी प्रभावित हो गए थे। फिर बार दक्षिणेश्वर जाते थे। कई बार इनके बीच में बहस भी हो जाती थी कि भाई, क्योंकि स्वामी जी का जीवन अगर हम शुरू में देखें तो ब्रह्म समाज से काफी, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे, मूर्ति पूजा के घोर जो है आलोचक हुआ करते थे, और स्वामी परमहंस जी जो थे वो तो माँ काली के भक्त हुआ करते थे। तो इनके बीच में कई तरह की तकरार थी, लेकिन धीरे धीरे जो ये फ्रिक्शन था कम हुआ, और स्वामी जी की जो बातें थी, इनको एक क्यूरियोसिटी बताई जाती है। स्वामी विवेकानंद सबसे पूछते थे क्या आपने भगवान को देखा है? तो जब स्वामी जी गाते थे तो स्वामी परमहंस जी कहते थे कि मुझे तो आप में ही नारायण दिखते हैं। तो ये जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। तो स्वामी जी का जो एक तृष्णा थी, एक तरीके की जो प्यास थी, वो कहां पर जाकर बुझी थी? तो स्वामी परमहंस जी के पास में ही, जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं उनके पास ही जाकर इनकी जो प्यास बुझी। उसके बाद इन्होंने इनको अपने गुरु के तौर पर भी अपनाया, और एक बहुत महान जो उनकी जो फिलॉसफी हुआ करती थी, रामकृष्ण परमहंस को रहस्यवादी संत के तौर पे जाना जाता है, और उनकी चीजों को दुनिया में लेकर आने का एक बहुत बड़ा श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को जाता है, और जिससे सारी दुनिया लाभान्वित हुई। तो उनके बारे में भी समझेंगे। तो अगर हम बात करें 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। 1902 में बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। बहुत ही अल्पकालीन ही जीवन रहा, लेकिन जीवन ऐसा जिया कि भाई आज भी लोग याद करते हैं। आज हम स्वामी जी के हर एक विचार से, हर एक चीजों से काफी प्रभावित हैं। तो जीवन बड़े छोटा रहा, लेकिन जीवन जितना जिया उसको बहुत ही लंबे तौर पर लोगों के अंतर्गत सुधार करने के लिए, और कई तरह के परिवर्तन जो है इनके ही जीवन में देखने मिले। कई बार इतने परेशान हुए, गरीबी को देख के परेशान हुए, ईश्वर को कोसा, और उसके बाद जो है कई तरह से अपने अंदर परिवर्तन लाए और लोगों के लिए बहुत सारी शिक्षा देकर गए। तो स्वामी जी का जीवन जो है खुद में एक बहुत बड़ा जीवन है। एक छोटे से अल्पकालीन जीवन में ही इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, उनको भी हम समझेंगे। इसके अलावा अगर आपसे एक चीज पूछी जाती है एग्जाम्स में कि इनकी बायोग्राफी किसने लिखी, तो इनकी जो बायोग्राफी थी स्वामी निखिलानंद जी ने लिखी है। और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। किसी व्यक्ति के बारे में जब खुद लिखते हैं तो उसको आत्मकथा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जब कोई दूसरा आपके बारे में लिखे तो उस चीज को कहा जाता है बायोग्राफी। तो इनकी बायोग्राफी इन हस्तियों ने लिखी है जिनका नाम था स्वामी निखिलानंद। इन्होंने एक सोसाइटी भी चालू की थी, रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क, ये यूएसए में है, वहां पे शुरू किया गया था और उन्हीं के द्वारा लिखा गया। बहुत विस्तृत तौर पर इन्होंने इनके जीवन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ चीजें मैं आपको बताता चलता हूँ जिससे आपको कई तरह के इनके जीवन के बारे में चीजें पता चलती हैं। तो हमने एक डेट बात करी, 12 जनवरी 1863 इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा 1871 की बात करें तो 1871 में
जो ये मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जब 8 वर्ष के थे। और प्रेसिडेंसी कॉलेज जो गए थे, ये 1879 में ये गए हैं। और प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था, ये मैंने आपको बताया मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से ही जो है कौन जुड़ा हुआ था, ईश्वर चंद विद्यासागर, तो उनके विचारों से भी प्रभावित थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज की अगर हम बात करें तो हेनरी डेरजियो जो था, यंग बंगाल सोसाइटी, उस तरह के मूवमेंट थे। तो ब्रह्म समाज के भी अगर हम देखें 1828 में ब्रह्म समाज आ गया था। तो रामकृष्ण परमहंस भी इनके गुरु हुए, लेकिन उनसे पहले ये कई और लोगों से मिले, जैसे ईश्वर चंद विद्यासागर के थॉट्स मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा प्रेसिडेंसी कॉलेज में अगर हम बात करें तो हेनरी डेरजियो की बात हमने कर ली। साथ साथ ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, जिनको राजाराम मोहन रॉय कहा जाता है, उनके विचारों से भी काफी प्रभावित थे। और जो ब्रह्म समाज के थॉट्स थे उनसे काफी जो है ताल्लुक भी रखते थे और उन चीजों को मानते भी थे। उसके बाद जो है इनकी मुलाकात हुई थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। तो ये एक जीवन का इनका दौर था जहां पे इन्होंने खूब पढ़ा। मैंने बताया कि बड़े बड़े फिलोसोफर इमैनुअल कांट से काफी थे, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक से तो बहुत ही ज्यादा, उसका उन्होंने बंगाली में भी जो है अनुवाद किया। ब्रह्म समाज जो अंधविश्वास की चीजें थी, एक ईश्वरवाद, इसकी तरफ आए और मूर्ति पूजा के घोर विरोधक भी हुए थे। लेकिन जब मिले किससे, जब इनकी मुलाकात हुई 1884 में रामकृष्ण परमहंस जी से, वहीं से जीवन का एक नया अध्याय इनका चालू हुआ। इनकी बताया जाता है कि पिता की मृत्यु भी इनकी हो गई थी। 20 साल की उम्र में इतने क्यूरियस हुए थे, फिर बार बार दक्षिणेश्वर जाया करते थे। तो ये सारी चीजें देखने इनकी मिलती है। 1888 के बाद इन्होंने भारत की बहुत सारी यात्राएं करी, बहुत सारी यात्राओं पर गए ये, और इन यात्राओं में इनको काफी भारत के बारे में जानने को मिला और उससे भी इनका जो व्यक्तित्व था वो डेवलप हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो अमेरिका जो गए, शिकागो जो गए, वहां पर एक किस्सा आता है कि जब ये शिप से जा रहे थे अमेरिका, तो इनके साथ में ही सफर कर रहे थे जमशेद जी टाटा जी। जमशेद जी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इन्होंने साथ में ही सफर किया और इसी में इन्होंने जो है बहुत ज्यादा बल दिया था कि भारत के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने इस विचार के बारे में बताया था कि मैं स्टील प्लांट जो है भारत में जो है ओपन करना चाहता हूं और उसके ऊपर काफी चीजें करना चाहता हूं। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि आप भारत के अंतर्गत जो है उत्पादन के साथ साथ यहाँ के लोगों के अंतर्गत जो रिसर्च की चीज है उस पर भी बल दीजिए। बाद में चलकर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बेंगलोर में खुला, वो कहीं ना कहीं स्वामी जी के जीवन का एक बहुत बड़ा एक पार्ट था, एक शिक्षा थी जो जमशेद जी टाटा जीवन में, क्योंकि 1902 में इनका निधन हो गया था, 1904 में जमशेद जी टाटा का था, लेकिन वो जो पहल थी वो स्वामी जी के कारण ही थी। स्वामी जी से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, निकोलो टेस्ला की बात होती है, बड़े बड़े लोग जो थे इनके विचारों से प्रभावित थे। बहुत ही गहरा जीवन है इनके बारे में। आज तो हम जो है कुछ ही चीजों के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कई चीजें इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट थी, ब्रह्म समाज से जुड़ना, फिर रामकृष्ण परमहंस जी से मिलना और फिर एक जीवन का एक नया अध्याय शुरू होना। और ये अद्वैत फिलॉसफी से, जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद होता है, तो ये अद्वैत से ही पूरी तरह से समर्थक हुआ करते थे। न्यूयॉर्क में भी जो है इन्होंने वेदांत सोसाइटी ओपन की, वहां पर कई सालों तक रहे। फिर स्वामी परमहंस जी से तो जो है इनका कई तरह का शास्त्रार्थ होता था, मैंने आपको कई किस्से इनके बारे में बताए, और इनको जो है एक गुरु के तौर पर और इनके जो रहस्यवादी संत थे, इनके विचारों को इन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो भाई युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है स्वामी जी कि किस तरीके से युवाओं को जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से एक क्यूरियस होना चाहिए। अलग अलग चीजें जो इनके जीवन में हुई, इसके कारण 1984 के बाद भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाना चालू किया। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को अवसर पर हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये युवा दिवस जो है युवाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि कोई भी देश के अंतर्गत जो अगर किसी देश में परिवर्तन लाएगा तो वो युवा ही लाएगा। तो यूथ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और यूथ अगर सही डायरेक्शंस में है तो वो देश भी सही दिशा में जाता है। तो स्वामी जी का जीवन
युवाओं के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितने व्यूअर्स हैं, हम स्वामी जी के जीवन से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही देश के युवाओं को प्रेरित करने वाले और देश के विकास में युवाओं की भागीदारी की बात करने वाले स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि भी देता है। ये मैंने आपको बताया 1984 के बाद से चालू हुआ है। तो वर्ष 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया, और पहली बार 12 जनवरी 1985 को जो है ये पहली बार मनाया गया था, जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में युवाओं और उनके कल्याण से जुड़ी हुई कई चीजें आपसे यूपीएससी पूछता है, तो कौन कौन सी पहले चल रही हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें कई तरह की स्कीम्स हैं। अगर हम बात करें कि भारत की कुल आबादी जो थी 1991 में 222.7 मिलियन से बढ़कर 2011 की जो जनगणना हुई है, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना हमारे पास में नहीं आई है, तो उस समय 333 मिलियन हो गई, और वर्ष 2021 तक ये 371 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि नई जनगणना हमारे यहाँ 10 साल में होती है, तो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा विश्व में लगभग 5 में से 1 व्यक्ति की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच है, जिनमें से अधिकांश विकासशील देशों में रहते हैं। तो भाई कोई भी देश के अंतर्गत, विदेश के अंतर्गत, वैश्विक स्तर पर जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं यूथ से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी बात यहाँ पर आ जाती है। अब इसी से जुड़े हुए कई तरह के जो है पहले हैं, जैसे कि युवा आगामी बहुमुखी लेखक योजना एक युवा योजना है, जिसमें कई तरह के जो लोग हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए ये पहल शुरू की गई है। और इस पहल के अंतर्गत बताया गया इस योजना का उद्देश्य 30 वर्ष से कम के उम्र के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना है, जो खुद को अभिव्यक्त और भारत व इसकी संस्कृति साहित्य को विश्व स्तर पर, मतलब ग्लोबल लेवल पे भारत के साहित्य को ले जाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं को जो है सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। और इसमें जो इंटर्नशिप योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपए प्रति माह भी दिए जाते हैं। तो ये एक योजना है युवाओं के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है हमारा, स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट है, भारत सरकार की यूथ इंडिया 2022 रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वर्षों में देश के में वर्ष 2036 तक युवाओं की आबादी घटेगी, ऐसा उनका कहना है, और 345.7 मिलियन हो जाएगी। और उसको देखते हुए जैसे मैंने बताया था कि 2021 का भी अनुमान है कि 376 के आसपास पहुंचेगी, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई कई तरह युवाओं की कमी होगी। तो इसको देखते हुए भी कई तरह की स्कीम्स यहाँ पे चालू की गई हैं। एक इसके स्कीम है जिसको स्किल इंडिया कहा जाता है। ये भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत देश के युवाओं को विभिन्न कौशल पैदा करके उन्हें सशक्त, मतलब आप स्किल सीख जाएंगे तो उस स्किल को तो कोई नहीं हटा सकता, तो वो जो चीज है आपको आगे चलकर रोजगार भी दे सकती है, आपके जीवन का महत्व भी बढ़ा सकती है, बनाया जाता है, जिससे वे देश की कार्यशील आबादी में रोजगार पारक और उत्पादक हिस्सा बन सकें। तो ये एक स्कीम है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरेशन अनलिमिटेड, जिसको JU कहा जाता है, GU कहा जाता है, तो ये भी किया गया है चालू। और वर्ष 2018 में शुरू हुए JU प्रोग्राम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र UN की पहुंच और नेटवर्क के साथ व्यापार, सरकारों के भागीदार को एक साथ जोड़कर जो है वैश्विक और स्थानीय स्तर पर विश्व के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता में सुधार लाना है। तो ये कई तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं जो युवाओं के लिए हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का जो दिवस है, मतलब जन्म दिवस है, उसको युवाओं के लिए इसलिए प्रेरित मैंने आपको बताया क्योंकि इनका जीवन आप पढ़ेंगे, आप इतनी सारी चीजें हैरान हो जाएंगे कि भाई किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया। इतने रसूखदार परिवार से हुआ करते थे, अमीर थे, सडनली जब पिता की मृत्यु हुई, बहुत ज्यादा गरीबी भी झेलनी पड़ी, उसके बाद अपने आप में कैसे परिवर्तन लाया और सन्यास की राह पर गए। और इन सारी चीजों को जो उन्होंने शुरू से किया, जो पढ़ा, जो देखा जीवन में, उन चीजों से अपने अंदर आत्मसात किया और युवाओं के लिए प्रेरणा बने। कई कई बड़े बड़े, जब अमेरिका गए तो वहां पर बड़े से बड़े लोगों को इन्होंने प्रभावित करके रखा। तो ये जो चीज थी वो युवाओं के लिए एक बहुत ज्यादा रोल मॉडल के तौर पर स्वामी जी जाने जाते हैं, इसलिए युवा दिवस मनाया जाता है। और भारत में युवाओं के लिए भी कई तरह की योजनाएं, क्योंकि कोई भी चीज है, मतलब स्वामी विवेकानंद जी तो हुए, लेकिन साथ साथ आज भी तो युवा हैं। उन युवाओं को किस तरीके से सीखने मिलेगा, कैसे आगे वो बढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों के माध्यम से इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में बात करी है, स्वामी जी के बारे में। तो जो भी चीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो बेलूर मठ के बारे में पूछा जाता है, इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा स्वामी जी ने एक अलग से मिशन भी चालू किया, रामकृष्ण परमहंस मिशन, जो अलग अलग मठ जो भारत के अंतर्गत देखने मिलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इनसे जुड़ी हुई कई पुस्तकें जो इन्होंने लिखी, जैसे मैंने आपको बताया हर्बर्ट स्पेंसर की जो बुक थी उसका इन्होंने अनुवाद किया था, ये सारी चीजें थी।
बाद में इनको मुख का कैंसर था, उसी से इन्होंने जो है प्राण त्यागे। इनकी एक बहुत ही फेमस जो शिष्या हुई जिनको सिस्टर निवेदिता कहा जाता है, उन्होंने भी कई प्रोग्राम्स को, जैसे IISc वाला जो बेंगलोर वाला जो प्रोग्राम था, उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। तो स्वामी जी का जीवन जो देखने मिलता है, बहुत ही ज्यादा जो है अलग अलग चीजें इनके जीवन में आई और विश्व पटल पर अपना नाम जो है लोहा मनवाया स्वामी जी ने। तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने मिलती है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्वामी जी से, इसका आप आंसर करेंगे। What was the name of book written by Swami Vivekanand on his experience and lessons during his travel in the West? जब ये पश्चिम की यात्रा पे गए, स्वामी विवेकानंद द्वारा पश्चिम में अपनी यात्रा के दौरान अपने अनुभवों और पाठों पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? द ईस्ट एंड द वेस्ट, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, द भगवद गीता, द राजयोग। पूर्व और पश्चिम, स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण कृतियां, भगवद गीता, राजयोग, इनमें से कौन सी पुस्तक है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। का आंसर आपको कहां मिलेगा? तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF भी टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।